जब लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल आता है तो सर्वोच्च न्यायपालिका ऐसे ऐसे पिटिशंस को बहुत बागौर और बहुत सारे तथ्यों के आधार पर और बहुत सारे हियरिंग के साथ सुनना पसंद करता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा, बुरा, सप्लीमेंट्री पिटिशंस, एफिडेविट, सारी चीजों को लेकर के सुनना पसंद करता है। क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या घटनाओं का अंदेशा है, क्या क्या घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं और आने वाली हैं। तो हमारे पास भारत में कुछ भी फैक्ट फिगर रखने पर तो घटनाएं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। तो वो सारी चीजों का मैंने डेटास निकाले हैं कि कब कब कितने कितने लोगों पर अत्याचार इन मुसलमानों ने किया है, जब जब फैक्ट फिगर रखे गए हैं, कब कब गुस्ताखे रसूल की धमकी दी गई है, यहाँ तक कि हाई प्रोफाइल और वीवीआईपीज लोगों को भी धमकियां दी गई हैं। वो सारे फैक्ट फिगर्स मैंने निकाल करके रखे हैं। ये लोग दाढ़ी और टोपी में जो जिहादी एक्टिविटीज और क्रिमिनल डायबोलिक माइंड लेकर के घूम रहे हैं, इनके पर्दे, इनके हिजाब को खोलना बहुत जरूरी है। और ये तब ही खुल सकता है जब हम एक खास जगह पर जाकर के अपनी बातों को रखते हैं, और वो होता है कोर्ट। इंसाफ कोर्ट से मिलता है, इंसाफ रोड से नहीं मिलता है। हमें रोड नहीं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और वहां से जब एक जजमेंट आता है और वो जजमेंट उठा करके जब पार्लियामेंट लेकर जाया जाता है और उस पर एक खास तरीके का एक अमेंडमेंट आता है, एक बिल पास होता है और उस पर चर्चाएं बढ़ती हैं, उस पर बातचीत होती है, करोड़ों लोगों के जान की सलामती और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बातचीत होती है, तब जा करके इस पूरे वर्ग को, इस पूरे भारत को पता चलेगा कि हाँ, अब मुस्लिम को हम डरा नहीं सकते हैं। या कोई भी तथ्यों के आधार पर एक खास मजहब के बारे में अगर बात करता है तो जितने भी इस्लामिक प्रीचर है, दे आर बाउंड टू आंसर। उनको जवाब देना पड़ेगा, और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो उनको मानना पड़ेगा कि सामने वाला सही बोल रहा है, ना कि आप थ्रेट करेंगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, या अगर नाजिया है तो बलात्कार या एसिड अटैक। ये जो इन्होंने एक हथियार उठा लिया है लोगों के जुबान को बंद करने का, वो हमें खत्म करना है। नाजिया जी, जैसे कि आपने अभी एसिड अटैक और अभी आपने बलात्कार की बात की, तो जिस तरीके से एसिड अटैक हुआ है, शायद आपको तो बलात्कार की भी धमकी दी गई थी कि आप अगर चुप नहीं बैठेंगी तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये हकीकत है? मैं वो भी आपको प्रूफ है, तो कम से कम करोड़ों मैसेजेस ऐसे मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा कि मुझे कितने बलात्कार की धमकी, और मेरे माँ को, मतलब शी इज 58 और उनको धमकी दी जाती है कि रोड पे मिलेगी तो नंगा करके फक करेंगे। मेरी माँ को, शी इज 58 जी। तो मैं वो भी दे रही, स्क्रीन पे चला लो। जी जी, भेजा आपने? हाँ, मैं बस एक सेकंड में भेज। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। तो भाई लोग, जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और भेजा ना, ठीक है। और जो नए व्यूअर्स है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चूंकि इंडिया लोकेशन पे चैनल बैन किया गया है, मेरा जो मेन चैनल है, तो हो सकता है कि आपको चैनल के कंटेंट नजर ना आए। तो आप लोग सेटिंग में जाइए, यूट्यूब की जनरल सेटिंग में जाइए और थोड़ा सा नीचे आएंगे, वहां पे आपको लोकेशन का ऑप्शन दिखाएगा। वहां पर आप इंडिया लोकेशन हटाकर कोई और कंट्री सिलेक्ट कर ले और आपको चैनल के सारे कंटेंट नजर आएंगे। ये मैं एक मिनट डाउनलोड करके दिखाता हूं किस तरीके से नाजिया जी को धमकी दी जाती है। ये आ गया इधर। थोड़ा जूम कर देता हूं। अब ये इसमें जो लिखा है वो पढ़ने लायक तो नहीं है, लेकिन जितने जो लोग पढ़ सकते हैं वो खुद ही पढ़ लीजिए कि किस तरीके की बातें की जा रही है और किस तरीके से इनको जो है अब्यूज किया जा रहा है। ये देखिए, हम जबीन 45, ये देखिए, वाह
वाह मोमिन वाह। ये देखिए, हाँ, तू अगर मुझे मिल गई ना तेरा रेप करवा दूंगा। ये देखिए, वो भी, ये इतना मतलब क्या बोलूं, ये बोल रहा है कि तू अगर मिल गई तो रेप करवा दूंगा, किसी और से करवाएगा। क्योंकि ये खुद तो मेरी शक्ल देखकर डर जाएगा ना। इसकी पतलून गीली हो जाएगी आपको सामने जब देखेगा। कसम से तू मिल मुझे। अच्छा, देखो, और ये तो एक इन्होंने बताया, आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे। किसी को भी अगर मेरी बात पे 0.1% भी शक है, जस्ट आप मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स बॉक्स में जाओ। वो बिल्कुल, आई एम पब्लिक फिगर, तो बिल्कुल ओपन है, आप उसमें कमेंट्स में पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। इवन आप यूट्यूब पे नाजिया इलाही खान अगर आप डाल रहे हो, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पॉर्न मूवी को अपलोड किया है और हैशटैग नाजिया इलाही खान लिख दिया है, ताकि मैं मुझे जब कोई सर्च करे तो बहुत सारी पॉर्न मूवी आ जाए। हम्म। ये भी किया है लोगों ने। यानी इनका कोई भरोसा नहीं, और इनका ये भी भरोसा नहीं कि आपको जो है वो आपका नाम खराब करने के लिए, चूंकि एआई अभी बहुत पावरफुल टूल है, सब जगह चल रहा है, हो सकता है कि वो मॉर्फिंग करके आपका चेहरा किधर लगा दे और आपको बदनाम करने की कोशिश करे। हाँ, दीज गाइस कैन नहीं, गो इन। जी। 2019 में ये हो चुका है। यहाँ पर टीएमसी के कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने एक मॉर्फ करके लगाई थी मेरी तस्वीर, पर उस पर जो मैं केस इसलिए जीत पाई क्योंकि पिछले 11 साल से मेरे मेरे बॉडी पे बहुत सारे टैटूज हैं, और जिस लड़की का तस्वीर लगाया था उसकी बॉडी पे टैटूज नहीं थे, तो उस वजह से मैं जीत पाई। तो पकड़े गए थे वो लोग? हाँ हाँ, बिल्कुल। गुड। यही होना चाहिए, पकड़े जाना चाहिए। इनकी अच्छे से खातिरदारी जब होगी ना ऐसे लोगों की जो इस तरीके की हरकत करते हैं, तो आगे फिर एक इंसान जो है ना वो सोचेगा 100 बार इस तरीके का काम करने के लिए। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। कोई कोई मतलब ये नहीं बताना है कि हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये गाली भेजे, लिखो, मैं तो वही लिख देती हूँ। अगर कभी मैं बहुत ब्लास्ट हुई भी रहती हूँ तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, कुरान के हिसाब से तुमने गाली दी है, अब मैं तुमको क्या ही बोलूं। मैं यही लिख देती हूँ। बिल्कुल। तो नाजिया जी, ये तो हो गया एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन के बारे में, और जो भी स्टेप्स आप उठा रही है, हम आपके बिल्कुल साथ में हैं, और ये लड़ाई जो है हम मिलकर साथ में करेंगे, ताकि आगे जो आने वाले लोग हैं उनको छुप छुपा के ना रहना पड़े, या अपने ख्यालात को दिल में दबा के रहना नहीं पड़े। क्योंकि मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ, लेकिन मुसीबत ये है कि घर वालों को नहीं बता सकता, वो मुझे मार देंगे, या मारेंगे नहीं तो घर से निकाल देंगे, मेरा जीना हराम हो जाएगा, और मैं कैसे जीऊँ ये चीज को छुपा कर, इस यानी फेक बनकर, मुनाफिकत इख्तियार करके कई सारे लोग मैसेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डर है, और अगर इस तरीके का लॉ अगर आता है, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ अगर सरकार लेके आती है, तो आई एम श्योर के कई सारे लोग जो है वो खुलकर आएंगे एज एन एक्स मुस्लिम, और उन्हें इन चीजों में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, सारे जो व्यूअर्स है उन सब की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं तो आपके साथ ही हूं बिल्कुल इस काम में आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो हम जरूर करेंगे। ये तो हो गया हमारा आज की स्ट्रीम का एक टॉपिक। जो सेकंड टॉपिक था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो 2.5 फ्रंट वॉर जो चल रही है, और उसके बाद आपने एक नई चीज निकाली 0.5। तो ये क्या है एग्जैक्टली? 2.5 क्या है, 0.5 क्या है? जरा बताइए, क्या कहना चाहती है आखिर में आप? बेसिकली हम पाकिस्तान से बहुत सारे वॉर जीते हैं, 4। जी। हालिया में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम सबको पता है। हम हमने चाइना का सामना किया था 1962 में। अब क्या है कि जब भी भारत पे ऐसा कुछ होगा तो 2 फ्रंट वॉर होगा, जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर के करेगा। तो बहुत सारे कन्फ्रंटेशंस, जब बहुत पढ़े लिखे लोग एक साथ बैठते हैं तो ये बातें उठती हैं कि 2 फ्रंट वॉर के लिए हम कितने रेडी हैं।
और जो भारत के बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, जो कानून के तहत काम करते हैं, जो आर्मी चीफ होते हैं, इन लोगों के सराउंडिंग में ये सारी बातें उठती हैं। तो हमारे चीफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं, उन्होंने बिल्कुल बताया कि इंडिया बिल्कुल रेडी है, भारत एकदम रेडी है टू फ्रंट वॉर के लिए, चाहे चाइना और पाकिस्तान एक साथ भी आए तो भी भारत तैयार है सामना करने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारत में हर चीज की फैसिलिटीज अब है, हमारे पास रफाइल है, हमारे पास डिफेंस जो है वो चौथे पोजीशन पर है, और ये मोदी जी की सरकार में ही हो पाया है कि हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर पहुंच पाया है। इकोनॉमिकली हम बहुत स्ट्रांग है, हमारे बायलैटरल और ट्रेड रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है, हमारा जीडीपी जो है वो 7.2% पे है, फिनेंशियली हमारा देश बिल्कुल सोने की चिड़िया बन चुका है। अब ऐसे में मेरा सवाल ये पैदा होता है कि टू फ्रंट वॉर के लिए भारत तैयार है, पर भारत के अंदर 0.5 जो फ्रंट है उससे भारत कैसे लड़ेगा? तो क्या है ये 0.5, क्या बताना चाह रही है आप? ये मुझे तो समझ 0.5 में आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। ये 0.5 फ्रंट वो है जो नूह और मेवात में शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं बिना नोटिस के, पर योगी जी जब बुलडोजर चलाते हैं तो नोटिस मांगते हैं। ये वो 0.5 फ्रंट है जो हमास के बलात्कारियों का खुलकर समर्थन करते हैं, और जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे मुंह को बंद करने के लिए गुस्ताखे रसूल का थ्रेट दिया जाता है। ये 0.5 वो है जो मदरसों के अंदर बहुत अश्लीलता की हरकतें करते हैं और ऐलानिया कहते हैं कि हम स्कूल यूनिवर्सिटी को महत्व नहीं देते हैं, हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हमको मदरसा चलवाना है। क्योंकि मदरसे से 6 फैसिलिटीज ऐसे लोगों को मिल रही है। पहली फैसिलिटी मिल रही है कि फितरा और ज़कात के नाम पर बहुत सारे चंदा आता है, और भारत के अंदर से भी बहुत सारा चंदा आता है, जिसकी पूरा भरपेट लाभ जो है वो मौलवी मुल्ला उठाते हैं, और उनको कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, नौकरी की लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बैठे बिठाए भीख पर पैसा आ जाता है और इनका खानदान आराम से लग्जरियस लाइफ से चलता है। दूसरी फैसिलिटी ये होती है कि इनको घर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारी तरह घर को सजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से जो मदरसे के नाम पर ये प्रॉपर्टी लेते हैं, उसी प्रॉपर्टी में नीचे में चटाई पर छोटे छोटे यतीम बच्चे सो रहे होते हैं, और ऊपर में लग्जेरियस घर बना करके बीवी बाल बच्चों के साथ ये पूरी मटर गश्ती में रहते हैं। तीसरी फैसिलिटीज इनको ये मिलती है कि इसी मदरसे के माध्यम से 72 वर्जिन हूरों का ठरक दे करके, लालच दे करके बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल और फ्यूचर को खराब करने का पूरा पूरा ठेका और बीड़ा इन्होंने उठाकर रखा हुआ है। चौथी फैसिलिटीज इनको ये मिलती है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ अनल सेक्स और छोटे छोटे बच्चियों को मोलेस्ट करना, ये इनकी फितरत बन चुकी है, और कई मदरसों के कई केसेस के जो है वो पाकिस्तान के मदरसों से भी और भारत के मदरसों से भी कानूनी प्रक्रिया में अभी भी अंडर ट्रायल चल रहे हैं। तो ऐसी 4 फैसिलिटीज है जो मदरसे की वजह से इन लोगों को मिल रही है, और इनको मैंने जोड़ा है 0.5 फ्रंट में। अब आती है मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि 14% मुसलमान बहुत डरे हुए हैं और इनको बहुत डेप्राइव किया गया है, क्या वाकई में ये 14% मुसलमान डेप्राइव है? और अगर डेप्राइव हैं तो पाकिस्तान में मस्जिदें बम और धमाके से उड़ाई जाती हैं, हमारे भारत में तो उड़ती नहीं है। अगर ये वाकई में डिप्राइव होते तो क्या हर जुमा की नमाज में सारे रोड पुलिस खुद खड़े होकर के उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ उनको नमाज पढ़ाती और रोड बैरिकेड से पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता? क्या जुमे की नमाज के साथ साथ ईद की नमाज कुर्बानी इतने धड़ल्ले से होती है अगर ये वाकई में डिप्राइव होते? अगर वाकई में ये 0.5 जो फ्रंट के लोग हैं, जो 14% डरी हुई कौम है, अगर ये वाकई में डरे हुए होते तो ये क्या सनातनी घर की लड़कियों को धर्म परिवर्तन फोर्सिबली करवा करके ये लव जिहाद करते, ये बलात्कार करते? ये डरे हुए होते तो क्या ये राम भक्तों के ऊपर आक्रमण कर पाते? तो इनका असली चेहरा सामने आना बहुत जरूरी है। और क्या हमारे भारत की सरकार ये टू फ्रंट वॉर से तो लड़ने को तैयार है, अपने असलाह और बारूद से, अपने आर्मी से, अपने फोर्स से, अपने एयर मार्शल से, अपनी नेवी से, अपने हर एक तरीके से, लेकिन क्या ये भारत के अंदर 0.5 फ्रंट जो है बचा हुआ, इससे लड़ने को क्या भारत की सरकार तैयार है?
तो मेरा ये जानना मेरे लिए इस आई एम वेरी मच इंक्विजिटिव टू नो अबाउट दिस, बिकॉज दिस पॉइंट 5 फ्रंट इज वेरी डेंजरस, और इसको हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर एक तरीके से हम देखते हैं। और ये पॉइंट 5 फ्रंट इज वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। और हम जैसे भारत से प्रेम करने वाले लोगों को इस बात का भी अंदेशा है कि कल को क्या पता कि अजमल कसब फिर से आए, कोई और अजमल कसब के नाम से जैसा आए, और ये पॉइंट 5 फ्रंट उसका समर्थन भी ना कर दे, जैसे ये हमासियों के बलात्कारी और आतंकवादियों का कर रहे हैं अब फ्रंट में आकर के। तो हमारे भारत के प्रोटेक्शन के लिए 2 फ्रंट वॉर हमारी सेना तो संभालने को तैयार है, पर क्या हम जैसे भारत के नागरिक इस पॉइंट 5 फ्रंट को सही से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या भारत के 82.7% इस पॉइंट 5 फ्रंट को सही से भारत के अंदर समझाने को तैयार है कि तुम कट्टर हो तो हम पत्थर हैं? नाजिया जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो भीड़ जमा होती है, इसका जो मेजर रीजन है, जो बहुत बड़ी वजह है, वो खुद मौलवी हजरात है जो मदरसों से या मस्जिदों से ऐलान करवाते हैं जुमा की नमाज के बाद, जुमा के खुतबों में। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो अथॉरिटीज है या गवर्नमेंट है, अगर ये जो पॉइंट 5 आप जो फ्रंट बता रही है, इसको अगर डिसमेंटल करना है, तो इनको एक बड़ी जबरदस्त तरीके से इन मौलवियों पर अपनी पकड़ रखना चाहिए, ताकि ये जो आम मुसलमान है, और जाहिर सी बात है कि ये जितने लोग जमा होते हैं, ये जैसे भेड़ को हाका नहीं जाता है, वो तो जानवरों को, बकरियों का जो रेड़ा होता है, क्या कहते हैं, रेड़ा कहते हैं, जो भी है, तो वो जैसे वो हाकने वाला उनको लेके जाता है, वैसे वो चलते। तो यहाँ भी मिसाल वैसी ही है। इनको तो खुद इन्होंने कभी पढ़ा नहीं है किताब, कुरान पूरा मायने के साथ नहीं पढ़ा, अहादीस नहीं पढ़ी, इनको कुछ पता होता नहीं है। तो ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने उलमा पर, जो भी इनका फेवरेट आलिम है या फिरका है। और सारे फिरके जो है वो यही काम करते हैं कि मुसलमानों को गुमराह करते हैं या उनको गलत कामों में लगाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पॉइंट 5 को डिसमेंटल करने के लिए अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को, सारे मुल्ले मौलवियों को अपने काबू में रखना चाहिए? जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सऊदी में मस्जिदों में जो बयानात होते हैं, दे ऑल आर रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड होते हैं। बल्कि मैंने तो यहां तक सुना है कि उनको वो दिया जाता है कि भाई आप इतना ही बोल सकते हो। ट्रू। तो हाँ, तो भाई वो पूरी पकड़ है उनके पास सऊदी जैसे देश में। तो हम क्यों इनको खुला छोड़ के रखें, जो कि वो हमारे देश के लिए नुकसान पहुंचा रहे? क्या क्या सोचती है आप इस बारे में? साहिल, मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमारे मोदी जी की सरकार आए हुए 3 साल, आई एम सो सॉरी, 9 साल हुए हैं, और 9 साल में बहुत सारी चीजें रिफॉर्म हुई हैं, बहुत अनगिनत चीजें। अब मैं क्या ही पूरी योजनाओं को लेकर बैठूं, मुझे तो मुंह जबानी याद है, शायद और आधे घंटे लग जाएंगे। बहुत रिफॉर्म हुए हैं, और पहली बार मुस्लिम पसमानदा लोगों के लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इतना ज्यादा वोकल होकर के बोला है कि मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ तक बोल दिया कि आपके कुरान में 800 बार इल्म के बारे में बात कही गई है, तो पढ़ो पढ़ो। अब बात आती है कि आपने जो बात कही है, ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स, मैंने तो नहीं सुना है कि किसी एक खुतबे में या किसी एक मजलिस में ये बताया जा रहा है, कोई उल्मा ये बता रहा है कि औरत को शिक्षा दो, औरत का बराबरी का हक है, औरत को इज्जत दो, औरत को सेक्स टॉय मत समझो। आई डेंट हर्ड इन ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स। मैं अभी 32 साल की हूँ, और 32 साल की उम्र में मैंने तो एक बार भी नहीं सुना है कि महिलाओं के पक्ष में ये बात बताई गई है। अब आती है ये रियलिटी है। अब जो आपने सवाल कहा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब सऊदी अरबिया में क्राउन प्रिंस खुर्शीद कह सकते हैं कि भैया नमाज पढ़नी है ना, तो मस्जिद में पढ़ो या अपने घर में पढ़ो, बिल्कुल ऐसा ही है।
जहां तहां पढ़ लेते हो, क्योंकि भारत में पढ़ लेते हैं। तो मैंने तो कई बार कह दिया है, ऐलानिया कहा है कि भाई जब तुमने मॉल में पढ़ना है, तुमने रोड पे पढ़ना है, तुमने बागीचे में पढ़ना है, तो इनका जवाब क्या होता है साहिल, कि अज़ां हो गई थी तो नमाज पढ़ना बहुत जरूरी था। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि अगर पॉट पे होते तो पॉट पे पढ़ लेते क्या? तो सवाल तो मेरा सही है, इसमें बुरा मानने की तो कोई जरूरत नहीं है। सवाल भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ ये 0.5 फ्रंट के पास तो नहीं हो सकता है ना, हमारे पास भी तो हो सकता है। हम भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का लाभ उठा ही सकते हैं ना, जब ये उठा रहे हैं तो हम भी उठा सकते हैं। ये भारत में रह करके, भारत का खा करके, भारत में सुरक्षित रह करके भारत के प्रधानमंत्री को रोज गालियां देते हैं और सीना ठोक कर रहते हैं, योजनाओं का लाभ उठाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को बड़े मजे से मनाएंगे, डिफेम करते हैं और कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मैंने अगर पूछ लिया कि भाई अज़ां अगर पॉट पे हो गई और तुम बाथरूम में पॉट पे बैठे हो तो क्या पॉट पे पढ़ोगे? कज़ा नमाज बोल करके भी कोई चीज है, हम लोग भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ लो। तो जब तो फिर मस्जिदें तोड़वा देते हैं, अकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह बना देते हैं। तो इनके पास जवाब नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए देखो साहिल, मैं एक और बात कहना चाहूंगी। सऊदी अरबिया ना अब इसको पता है कि भैया मेरा तेल खत्म, 20-25 साल में मेरा खेल खत्म। अब मुझे तेल खत्म खेल खत्म, वाह। हाँ, तो अभी इनको क्या करना पड़ेगा, अभी इनको एकेडमिक की तरफ जाना पड़ेगा। आईआईटी रुड़की को हमारे हमारे भारत के ही आईआईटी को लिया है सऊदी अरबिया ने। तो बहुत सारे बायलैटरल रिलेशन जो है वो हमारे भारत के साथ सऊदी अरबिया के हुए हैं, बहरीन के हुए हैं, इजिप्ट के हुए हैं, इंडोनेशिया के हुए हैं। तो इनको अभी बिजनेस करना है, इनको अभी अपने देश को चलाना है। कितना दिन कुआं खोदेगा और तेल पिएगा और पिलाएगा? तो इनको समझ में आ चुका है कि अब हमें बिजनेस पर उतरना पड़ेगा। अभी आईपीएल को सऊदी अरबिया जो है, प्रिंस क्राउन जो है वो यूएई खरीद रहा है, तो ये बिजनेस पर अब उतर रहे हैं। लेकिन ये बात भारत के मुसलमानों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि इनको कारोबार करके, मेहनत करके कमाना नहीं है, इनको चंदा वसूली करनी है, इनको फितरा जकात भीख पर रहना है। मांगो दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, फितरा दे दो, जकात दे दो, एक अरबिक नाम दे देना है ताकि सनातनी समझे नहीं कि फितरा होता क्या है, जकात होता क्या है। जब इनको हम जैसे लोग आकर के समझाते हैं सनातनियों के फितरा और जकात का मतलब भीख होती है, तब समझ में वो ये इतना कड़क कड़क आयरन किया हुआ कुर्ता पजामा पहन करके निकलता है भीख मांगने के लिए। तो ऐसे लोगों को अब पकड़ने की का वक्त आ चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ बैठ करके कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत है कि आप चाहते क्या हैं। पहले इनकी राय सुनने की जरूरत है, क्योंकि मेरे जैसा मुसलमान इस भारत की महिलाओं को शिक्षित देखना चाहता है। मेरे जैसी मुसलमान लड़की भारत की महिलाओं को बड़े बड़े पदों पर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम बेटियां आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, मजिस्ट्रेट बने, वकील बने। मतलब जहां मैं देखूं वहां हर एक जगह पर 2-4 पदों पे, बड़े पदों पर मैं मुसलमान बेटियों को देखना चाहती हूँ। और मुसलमान बेटियां तभी पढ़ पाएंगी, तभी वोकल हो पाएंगी, तभी अपनी जुबान को खोल पाएंगी जब इनके शिकंजे से ये बाहर निकलेंगी तब। लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ नाजिया जी। एक आपको और इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के हमारा एक्सपीरियंस यही है यहाँ पे, चूंकि हम 2 साल से डिस्कशन कर रहे हैं, तकरीबन 2.5-3 साल से, कि हमने देखा है कि यहाँ पे हमसे जो बात करने आता है, चाहे वो इंजीनियर हो, सीए हो, साइंटिस्ट हो, सब तरीके के लोग आ चुके हैं इधर। साइंटिस्ट, सीए, इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सब तरीके के इंजीनियर, डॉक्टर्स, सारे लोग आ चुके हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, पीएचडी वाले। हमने ये देखा है कि जब वो इस्लाम पे बात करते हैं तो वो दिमागी अपंगता अपनी जाहिर कर ही देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे भी बन गए तो भी बहुत अच्छी बात होगी। देखते हैं, उम्मीद करते हैं। बोलना चाहूंगी, देखो मुझे जी। किसी भी धर्म से, मैं देखो संविधान में हाथ में ली हुई हूँ और मैं किसी भी धर्म से ज्यादा मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत वैल्यू करती हूँ। मेरी जिंदगी में संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे घर की रोटी रोजी मेरे इस प्रोफेशन से चलती है, तो मैं इसके लिए बहुत लॉयल हूँ। वाह। मैं किसी भी धर्म को खराब नहीं कहती हूँ और ना कहना चाहूंगी। मैं नहीं कहूंगी आप अपने धर्म, क्रिश्चियन अपना धर्म माने, यहूदी अपना धर्म माने, हर कोई अपने अपने धर्म का मान मर्तबा बिल्कुल रखे और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग, ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट बोलने एग्जैक्टली। की रखनी चाहिए।
हिम्मत रखनी चाहिए। अब आती है बात कि लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग अभी अभी बाहर आ गए हैं जो इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं। नहीं, बदनाम नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। आने वाले मुस्तकबिल में, फ्यूचर में हम अपने युवाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसी को जैकेट में बम लगाकर फटते हुए नहीं देखा है। हमने अल्लाह हू अकबर और अल जिहाद के नारे पर ही फटते हुए देखा है।